नकदी फसलें पढ़ रहे हैं आप लोग, कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स। इसका पहला भाग पढ़ा आपने, उसमें हमने कपास, रबड़ और गन्ना के विषय में बात की, आंकड़े पढ़ाए, अनुकूल दशाएं पढ़ाई और तीनों फसलों की विशेषताएं बताई। आज हम चाय, कॉफ़ी, तंबाकू और जूट, इन 4 नकदी फसलों के विषय में आंकड़े, अनुकूल दशाएं और अन्य विशेषताएं जानेंगे। आइए हम चाय से स्टार्ट करते हैं। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। चाय, कॉफ़ी और नकदी फसलों से खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा प्रश्न काफ़ी रुचिकर पूछे जाते हैं और इनके विषय में जानकारी हासिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी दिलचस्प भी है इनके विषय में जानना। आप खुद ही ऐसा महसूस करेंगे थोड़ी देर में। भारत में चाय की व्यापारिक स्तर पर खेती, चाय की भारत में सबसे पहले व्यापारिक स्तर पर खेती 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजों द्वारा असम घाटी में प्रारंभ की गई थी। 1834 में असम घाटी में सबसे पहले चाय की खेती प्रारंभ की गई थी। हालांकि चाय का मूल स्थान चाइना है। ठीक है। अनुकूल दशाएं चाय की जान लेते हैं। चाय के पौधे को खूब वर्षा चाहिए होती है। जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में है ना, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र है, यहाँ पर चाय की खेती संभव नहीं है। कुछ और कारणों से भी संभव नहीं है। अनुकूल दशाएं आप जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में चाय की खेती क्यों नहीं होती है। देख लीजिए, पहले तो 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। इतनी अधिक वार्षिक वर्षा या तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर होती है, जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र है, जहाँ पे बंगाल खाड़ी की मानसून शाखा टकराती है, या फिर बंगाल खाड़ी की शाखा जहाँ पूर्वोत्तर भारत में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती है, वहाँ पे इतनी अधिक वर्षा होती है। तो यही कारण है कि चाय की खेती इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, ऊंचा तापमान चाहिए। चाय एक जलप्रिय पौधा है, ये सही बात है कि उसे जल खूब चाहिए। मैंने बताया ना, खूब वर्षा होनी चाहिए। चाय एक जलप्रिय पौधा है, लेकिन चाय के जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। उसे जल भी चाहिए और जड़ों में पानी भी नहीं लगना चाहिए। यही कारण है कि चाय की खेती के लिए पर्वतीय ढालदार भूमि होनी चाहिए। जो जमीन है, भूमि पर्वतीय ढालदार होनी चाहिए, ताकि वर्षा हो और सड़क के जल नीचे चला जाए ढाल के सहारे, पानी जड़ों में जमा ना हो पाए। ढालदार भूमि होनी चाहिए। चाय के लिए भी, कॉफी के लिए भी डिमांड होती है कि भूमि ढालदार होनी चाहिए। यही कारण है कि आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ चाय की खेती ढालों पर की जाती है, अक्सर ढालों पे। चाय के लिए हरी और गंधक युक्त मिट्टी चाहिए, खासकर गंधक युक्त मिट्टी। याद कर लीजिएगा, ये सवाल सब पूछे जा चुके हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। फिर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस फसल के लिए गंधक वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देख लीजिए, फसल में जाकर चाय के लिए उपयुक्त होती है ना, गंधक वाली मिट्टी। भारत में चाय, कहवा, रबड़ और मसालों की खेती लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्रों में की जाती है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ और मसालों की खेती लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। चाय उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं। शीर्ष 3 चाय उत्पादक राज्य हैं। असम, क्रमशः लिखवा रहा हूँ, मतलब असम सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। भारत में 50% चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। यहाँ भी 50% लिखा है, यहाँ भी। भारत में 50% चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। असम में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में होता है, एक ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में और दूसरा सूरमा नदी की घाटी में। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में और सूरमा नदी की घाटी में असम में चाय की खेती की जाती है। 50% अकेले उत्पादित करता है असम, ध्यान दीजिएगा। देश में सर्वाधिक चाय क्षेत्रफल भी असम में ही है। सबसे ज्यादा चाय के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो असम में है। चाय उत्पादक क्षेत्र जान लीजिए, क्योंकि जब कथन बनता है ना, कथन 4 या 3 कथन दे दिए जाते हैं तो उसमें इन सब विशेषताओं को जानना जरूरी हो जाता है। चाय एक महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए कौन कौन क्षेत्रों में ये उत्पादित होता है। असम में ब्रह्मपुत्र और सूरमा नदी की घाटी में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग उत्पादन होता है, कूच बिहार में जलपाईगुड़ी में, है ना, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, मैप देखकर बताइएगा आंसर में। कुल्लू घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में भी चाय का, कुल्लू घाटी एकदम ढालदार भूमि है, वहाँ ऊंचे पर्वत नहीं पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र है, तो ढालदार भूमि वहाँ पे पाई जाती है, लहरदार, इसलिए वहाँ भी चाय की खेती की जाती है। तमिलनाडु में नीलगिरी जो पर्वतीय क्षेत्र है, खासकर आप ऊटी में घूमने जाएंगे, नीलगिरी तमिलनाडु, ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। तो नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में आप ऊटी घूमने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ढालों पर चाय की खूब बड़े बड़े बागान लगे हुए हैं, है ना।
तो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में भी चाय की खेती होती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु ही चाय उत्पादन में अग्रणी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु अग्रणी है, न कि केरला या कर्नाटक। सबसे बड़ा उत्पादक असम, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु। ठीक है। शीर्ष 3 चाय उत्पादक देश साफ साफ लिखा हुआ है। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है, चाइना के बाद इंडिया, फिर केन्या। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक, फिर इंडिया और केन्या। चाइना मूल स्थान भी है चाय का, और चाइना सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इसके बाद इंडिया, केन्या। शीर्ष 3 निर्यातक में केन्या सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा निर्यातक है, क्योंकि वहां स्थानीय जनसंख्या इतनी कम है कि चाय की खपत नहीं हो पाती, इसलिए वो निर्यात करता है। भारत के लोग इतना चाय पीते हैं कि निर्यात कैसे होगा। भारत में भी चाय खूब होता है, दूसरा स्थान रखता है, लेकिन भारत की आबादी लगभग अब तक 130 करोड़ से भी अधिक हो चुकी होगी। तो इतनी विशाल आबादी वाला देश चाय का निर्यात कैसे करे। सारा ही खपत हो जाता है, यहाँ बात बात पे लोग चाय पिलाते हैं, पीते हैं। तो यही कारण है कि भारत शीर्ष या दूसरा या तीसरा निर्यातक नहीं है। शीर्ष निर्यातक केन्या है, उसके बाद चाइना एक्सपोर्ट करता है, फिर श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है। 3-4 सालों पहले श्रीलंका सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, लेकिन बहुत तेजी से केन्या सबसे बड़ा निर्यातक हो गया आगे बढ़ते हुए। शीर्ष काली चाय उत्पादक देश भारत है। काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। कहवा मूल स्थान अमेजन घाटी, ब्राजील में। कहवा का मूल स्थान, कहवा मूल रूप से कहाँ का पौधा है, ब्राजील के अमेजन घाटी का पौधा है। भारत में कहवा सबसे पहले 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन द्वारा अरब क्षेत्र से लाया गया। भारत में कहवा सबसे पहले 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन द्वारा अरब क्षेत्र से लाया गया और कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी पर इसे लगाया गया। सबसे पहले कहवा खेती कहाँ हुई, कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र में हुई थी। ठीक है। आगे आप जानेंगे कि कर्नाटक ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। भारत में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक ही है, और सबसे पहले कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र में लगाया भी गया था कहवा। कहवा मतलब कॉफी। नेक्स्ट, कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है। कहवा की खेती उत्तर भारत के किसी राज्य में नहीं होती, न मध्य प्रदेश में, न यूपी में, न असम में, न पश्चिम बंगाल में। उत्तर भारत में कहीं भी कहवा की खेती नहीं होती। कहवा या कॉफी की खेती मेन रूप से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में ही होती है। जो दक्षिण भारत के 3 राज्य है ना, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, इन्हीं में कहवा की खेती होती है। समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नीलगिरी पर्वत क्षेत्र। नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन्हीं तीनों राज्यों में नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के आसपास कहवा की खेती की जाती है। तो दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही इसकी खेती सीमित है। भारत में सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। थोड़ी देर पहले बताया, कर्नाटक देश के कुल उत्पादन का अकेले 68% कहवा उत्पादन करता है। देश के कुल उत्पादन का अकेले 68% कहवा उत्पादन कर्नाटक में होता है, 68%। इसके बाद केरला का स्थान है। 68% कर्नाटक, इसके बाद केरला का स्थान है कहवा उत्पादन में। ठीक है। तीसरा राज्य जान के क्या करेंगे, तीसरा राज्य चौथा राज्य जल्दी नहीं पूछता है। नेक्स्ट, वैसे भी मैं आंकड़े लिखवाऊंगा। मैं फसलों के, खाद्यान्न फसलों के, नकदी फसलों के आंकड़े अलग से लिखवाऊंगा। प्रथम 3 देश, प्रथम 3 राज्य, ये आंकड़े में एक बार में व्हाइट बोर्ड में सभी खाद्यान्नों के समाप्त कर दूंगा। फिर नकदी फसलों के आंकड़े एक साथ कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप आंकड़ों को इकट्ठा कर लें। अक्सर आंकड़ों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है ना, तो उसका एक अलग क्लास हो जाएगा। सभी फसलों के आंकड़े आप एक ही बार में देख लेंगे। कॉफी की 4-5 प्रमुख वैरायटियां हैं, 5 प्रमुख किस्में होती हैं दुनिया में। अरेबिका, रोबस्टा, मोका और ब्लू माउंटेन। अरेबिका, रोबस्टा, मोका और ब्लू माउंटेन। 5वां है लाइबेरिया। 5 किस्में हैं। भारत में अरेबिका और रोबस्टा की ही खेती होती है। भारत में इन्हीं दोनों किस्मों की खेती होती है, साफ साफ लिखा हुआ है। केवल अरेबिका और रोबस्टा की खेती भारत में होती है। लेकिन भारत में जितना भी कहवा क्षेत्र है, जो भी कहवा क्षेत्र है, उसका 60% क्षेत्रफल पर अरेबिका की खेती होती है। भारत में कुल कहवा क्षेत्र के 60% क्षेत्रफल पर अरेबिका की खेती होती है। अर्थात अगर सेंटेंस बना कि भारत में रोबस्टा किस्म की कहवा की खेती सर्वाधिक होती है, कथन सही है या गलत? गलत है, क्योंकि भारत में रोबस्टा की नहीं, ज्यादा क्षेत्र में अरेबिका की खेती होती है। मोका कहवा
जो आप अरब प्रायद्वीप देख रहे हैं ना, लाल सागर के ठीक उत्तर में अरब प्रायद्वीप, जिसका सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब के ठीक दक्षिण में लाल सागर के तट पर, सऊदी अरब के ठीक दक्षिण में लाल सागर के तट पर, लाल सागर के दक्षिण में अफ्रीका है और लाल सागर के उत्तर में अरब प्रायद्वीप है। तो अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब के ठीक दक्षिण में लाल सागर के तट पर, यमन देश के तट पर, यमन तट पर मोक्का किस्म की कहवा की खेती होती है। ब्लू माउंटेन कहवा की खेती जमैका में होती है। जमैका कहाँ का देश है? जमैका ग्लोब पर कहाँ स्थित है? कौन से सागर में, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तर दीजिएगा। ब्लू माउंटेन की खेती जमैका में होती है। ये भी कहवा है। लाइबेरिया, नाम से ही जाहिर है इसकी खेती लाइबेरिया में होती होगी। नेक्स्ट, शीर्ष 3 उत्पादक देश। कहवा का मूल स्थान अमेजन घाटी है, तो सबसे बड़ा उत्पादक भी ब्राजील ही है। अमेजन घाटी का सबसे बड़ा भाग ब्राजील में पड़ता है। तो शीर्ष 3 उत्पादक देश ब्राजील, इसके बाद वियतनाम। विषुवत रेखा आप देख रहे हैं ना, इक्वेटर, इक्वेटर ब्राजील से गुजरता है दक्षिण अमेरिका में, फिर इसके बाद जब पूर्व में बढ़ता है तो जाता है अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, फिर अफ्रीका में जाता है, उसके बाद एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया से गुजरता है ना, इंडोनेशिया से होके। तो इक्वेटर दक्षिण पूर्वी एशिया में इक्वेटर के पास ही है वियतनाम, यानी ब्राजील और वियतनाम की भौगोलिक अवस्थिति एक जैसी है, दोनों इक्वेटर के बगल में है। तो ब्राजील के बाद वियतनाम, ये भी इक्वेटर के बगल में है और ये भी इक्वेटर के बगल में ही है विषुवत रेखा की। तो ब्राजील यानी एक जैसी परिस्थिति है। जलवायु परिस्थिति, किसी पौधे की उत्पत्ति के लिए एक विशेष जलवायु परिस्थिति चाहिए, वर्षा, तापमान, है ना। तो इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर कहीं भी हो, कोई भी देश हो, वैसे ही परिस्थिति पाई जाती है। तो कहवा उत्पादन ब्राजील के बाद वियतनाम का स्थान है, उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है। इंडोनेशिया से इक्वेटर सुमात्रा द्वीप से गुजरता है, ठीक है। तो ब्राजील, दूसरा उत्पादक वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया। चाय का पौधा, चाय के पौधे से हम वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनते हैं। अक्सर आप देखते होंगे ढालदार भूमियों पर चाय के जो बागान होते हैं उसमें महिलाएं अपने पीठ पर एक टोकरी टांगे हुए गीत गाते हुए पत्तियां चुनती रहती हैं, है ना। तो चाय के पौधे से वर्ष में 3 बार पत्तियां चुना जा सकता है, लेकिन कॉफी का खेती करना थोड़ा महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहवा का पौधा 4 वर्ष में केवल 1 बार फल देता है। चाय पौधे की पत्ती से प्राप्त किया जाता है, तंबाकू भी पौधे की पत्ती से प्राप्त किया जाता है, तंबाकू भी, चाय भी पौधे की पत्ती से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कहवा पौधे की पत्ती से नहीं, फल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कहवा पौधे के फल, बीज से प्राप्त किया जाता है। तो कहवा पौधा 4 वर्ष में 1 बार फली देता है, यानी अगला उत्पादन के लिए 3 साल प्रतीक्षा करना पड़ता है या 4 साल प्रतीक्षा करना पड़ता है ना। हर साल आप कहवा नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, तंबाकू, मूल स्थान अमेजन घाटी। तंबाकू का भी मूल स्थान अमेजन घाटी है। 2 किस्में हैं, निकोटियाना टोबैकम और रस्टिका। निकोटियाना टोबैकम और रस्टिका। भारत में निकोटियाना टोबैकम की खेती होती है। भारत में निकोटियाना टोबैकम की खेती होती है। भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। शीर्ष 2 उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है ना। सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में जो तंबाकू है 17वीं शताब्दी में लाया गया था। भारत में तंबाकू 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के काल में लाया गया था। जहांगीर अकबर का लड़का था, जहांगीर अकबर के बाद बना बादशाह था। तो 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के काल में तंबाकू लाया गया था। पुर्तगाली मुख्य रूप से 2 फसल भारत में लाए थे, एक तंबाकू और दूसरा आलू। आलू और तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। यहाँ लिखा हुआ है जहांगीर के काल में पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश चाइना है। चाइना के बाद भारत का स्थान है। चाइना और भारत बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, है ना। चाइना, उसके बाद भारत का स्थान है। नेक्स्ट, यूएसए का मोंटाना प्रांत लिखा हुआ है, खास है। ये सब कुछ पूछा जाता है। अक्सर 4 क्षेत्र दे दिया जाएगा और 4 फसलें दे दी जाएंगी, जैसे मोंटाना प्रांत, जंजीबार, सुमात्रा द्वीप। मोंटाना प्रांत, जंजीबार, सुमात्रा द्वीप। उसके सामने 3 फसलें दे दी जाएंगी, आपको सही सुमेलित करना है, या पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहीं पर
हमने जैसे चाय उत्पादक क्षेत्र बताया है ना, दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, कुल्लू घाटी, जानना चाहिए सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, खासकर आईएएस के एग्जाम में। अगर आप समग्र रूप में नहीं जानते हैं भारत का भूगोल, ठीक उसी तरह जिस तरह एक टूरिस्ट घूमता चला जाता है और अपने आंखों से देखता चला जाता है, उस तरह से जानकारी हासिल करनी पड़ती है, नहीं तो खासकर आईएएस के एग्जाम में सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप सब कुछ नहीं जानेंगे तो। उसी तरह यूएसए का मोंटाना प्रांत है, हम विश्व भूगोल में पढ़ाएंगे, कुछ पढ़ाया है कुछ पढ़ाना है, तो वहाँ पे हम कृषि अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल जो सुमेलित करने वाले आते हैं कृषि क्षेत्र में वो ज़्यादातर विश्व भूगोल से पूछे जाते हैं। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र खोल के देख सकते हैं, सुमेलित करने वाले सवाल ज़्यादातर विश्व भूगोल से पूछे जाते हैं। 4 राज्य, 4 क्षेत्र या 4 देश दे देगा और 4 फसलें दे देगा, गन्ना, कॉफ़ी, है ना, इस तरह से पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए। तो यूएसए का जो मोंटाना प्रांत है अच्छी या उच्च क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता वाले तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता है। तब यूएसए का मोंटाना प्रांत, यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले तंबाकू की खेती होती है। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस उल्लेख आ गया है तो बता दूं, जानते ही होंगे 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। 1 मई 2004 भारत में 1 मई 2004 से सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन या सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान, 1 मई 2004 से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। बच गया है जूट। जूट को पहले वाले वीडियो में मुझे कंप्लीट करा देना चाहिए था कपास के साथ, याद नहीं आया, यहाँ पे मैं कंप्लीट करवा दूं। लिखा तो नहीं है लेकिन खास बातें आप यहाँ पे मेरे साथ लिख लीजिए, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए जूट, लिखवा दे रहा हूँ, 4-5 लाइनें लिखनी है। निम्नलिखित 5 फसलें रेशेदार श्रेणी में आती हैं। निम्नलिखित 5 रेशेदार फसलें हैं, पांचों के नाम लिख लीजिए। कपास, जूट, पटसन, मेस्ता और अलसी। अलसी या सनई, अलसी को ही सनई भी कहते हैं। कपास, जूट, पटसन, मेस्ता और सनई, ये रेशेदार फसलें हैं। इनको हम इसलिए उपजाते हैं क्योंकि इनसे रेशा प्राप्त होता है। जैसे रुई, गद्दे में जो रुई भरी जाती है, ठीक है, उसको गद्दे में भरा जाता है और सारे कपड़े उसी रुई से ही बनाए जाते हैं। तो रुई क्या है, एक तरह का रेशा है। अब चीनी का जो बोरिया होता है ब्राउन कलर का, जो भारी वाला बोरिया होता है, प्लास्टिक वाला बोरिया नहीं, वो बोरिया जूट का बना होता है। तो यानी जूट भी एक रेशेदार फसल है। जूट से कालीन भी बनाई जाती है ना। तो ये पांचों रेशेदार फसलें हैं। थोड़ी देर पहले मैंने नाम बोला, ये भी सवाल पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल नहीं है। तो 4 विकल्पों में से 3 रेशेदार फसल होगी, 1 नहीं होगी, या 4 विकल्पों में से 3 रेशेदार फसल नहीं होगी, कोई 1 रेशेदार फसल होगी। तब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। इस तरह से सवाल पूछता है। तो मैंने जो बताया, पांचों रेशेदार फसलों के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। जूट, कपास, पटसन, मेस्ता और अलसी। अलसी को ही सनई भी कहते हैं, ठीक है। जूट के रेशे से बोरिये बनाए जाते हैं, बोरिये के अलावा रस्सियाँ बनाई जाती हैं, रस्सियाँ, कालीन बनाए जाते हैं। कुछ अच्छी गुणवत्ता वाला जो जूट होता है उससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, आजकल फैशन में चला है। कभी कभी जूते चप्पलों में भी आप देखते होंगे जूट का प्रयोग होता है, ठीक है। भारत में 70% जूट का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। 70% जूट उत्पादित करता है पश्चिम बंगाल राज्य। और जो विश्व में जूट उत्पादन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है ना, विश्व में जूट उत्पादन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को एकाधिकार प्राप्त है। यानी दुनिया में जूट यहीं पर पैदा होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्र में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी बहती है ना, तो कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, ज्यादातर क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, है ना। तो इसको एकाधिकार प्राप्त है जूट उत्पादन में। दुनिया में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा होगा? बांग्लादेश होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा का सबसे बड़ा भाग बांग्लादेश में है। हालांकि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, जो कि 70% जूट का उत्पादन करता है। ये हो गया आज 4 मैंने करवाया, चाय, कॉफी, तंबाकू और जूट। आज जो है नकदी फसलें समाप्त। इसके जस्ट बाद मैं आंकड़े लिखवा दूंगा, खाद्यान्न और नकदी फसलों के राज्यवार और देशवार
पहला दूसरा तीसरा देश और पहला दूसरा तीसरा राज्य, इस तरह के आंकड़े एक साथ करवा देता हूँ ताकि आंकड़ों को आप इकट्ठा रख लें। ठीक है, इंतजार करिए। नमस्कार।